ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर अगर देखा जाए तो एक ऐसा टॉपिक है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अगर आप 8 सेमेस्टर तक अगर आप देखोगे तो इसका जिक्र मतलब पूरे सेमेस्टर में होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको समझ में ये नहीं आता है पूरे 8 सेमेस्टर तक कि पावर फैक्टर जो एक्चुअल में होता है, हमेशा हम बात करते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर होना चाहिए, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर पावर फैक्टर से रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए। पहली चीज डेफिनेशन, कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, यानी कि लो पावर फैक्टर क्यों होता है। फिर तीसरा कि यूनिटी क्यों डिजायरेबल होता है, एक से अगर कम हो रहा है तो उससे क्या दिक्कत होगी सिस्टम में, ये चीज़। ठीक है, फिर उसको चौथा कि अगर एक से अगर कम है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेट होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो मेथड होना चाहिए उसको इंप्रूव करने का। तो लास्ट में जो उसका मेथड है वो क्या है, मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट, हम उसको इंप्रूव कैसे करेंगे। ठीक, तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पावर फैक्टर है क्या, डेफिनेशन उसका समझते हैं, और डेफिनेशन के साथ साथ कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर भी उसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी इलैबोरेट करने वाला हूँ, डेफिनेशन प्लस लो पावर फैक्टर के क्या कॉजेस होते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है इम्पीडेंस ट्रायंगल। मैंने यहाँ पर इम्पीडेंस ट्रायंगल कंसीडर किया। इंपीडेंस ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है उसमें इंपीडेंस के पैरामीटर्स होंगे, मतलब इंपीडेंस होगा, रेसिस्टेंस होगा और रिएक्टेंस होगा। जो बेस लाइन पर होता है क्या होता है, रेसिस्टेंस बेस लाइन पर क्यों होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेस में होते हैं रेसिस्टेंस के केस में, लेकिन इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में करंट जो होती है लैग करती है। तो जो वर्टिकल पैरामीटर होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा रिएक्टेंस है एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। जो रिएक्टेंस एक्चुअल में है क्या, रिएक्टेंस अगर हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास वहां पर क्या होगा, एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर प्योर कैपेसिटिव लोड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ससी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद अगर इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अगर वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन, तो वहां पर जो हमारा एक्स होगा वो क्या होगा एक्चुअल में, XL माइनस XC। XL माइनस XC लिखा हुआ है, अगर वहां पर XL ग्रेटर होगा तो XL माइनस XC, या अगर XC अगर ग्रेटर होगा तो XC माइनस XL हो जाएगा। जो भी ग्रेटर होगा उसकी ओवरऑल वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल अगर देखेंगे तो XL XC, और अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो XL माइनस XC। तो हम यहाँ पर प्योरली इंडक्टिव सर्किट पहले ले लेते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में यहाँ पर XL, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, XL। ठीक है, वहां पर R तो रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वहां पर इंडक्टेंस है यानी कि वाइंडिंग है तो वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। अब यहां पर अगर XL है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं इंपीडेंस एंगल या पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड देता है वो क्या देता है हमको, Z। ठीक है, R और XL, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा, Z। अब ध्यान से यहां पर देखें कि एक्सेल जो होता है पॉजिटिव साइड यहाँ पर रहता है डिफाइंड, और जो एक्सी रहता है नेगेटिव साइड, क्योंकि इन दोनों का जो नेचर होता है एकदम जस्ट ऑपोजिट होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो इसके जस्ट नीचे हम एक्सी डिफाइन करते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखें, अगर एक्सी की वैल्यू अगर बढ़ेगी, सॉरी एक्सेल की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारा थीटा भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा एनलार्ज होगा। तो अगर एक्सेल की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो थीटा भी हमारा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एक्सेल जब बढ़ेगा तो थीटा भी हमारा इंक्रीज करेगा, और थीटा जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, हमको पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर मेरा पावर फैक्टर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में हमको ये चीज़ पता है कि जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 डिग्री पर होती है 1, और 90 डिग्री पर कितनी होती है, 0। इसका मतलब जब 0 डिग्री यानी कि जब मिनिमम रहेगी, जब इंपीडेंस एंगल जब 0 डिग्री रहेगा तब पावर फैक्टर कितना मिलेगा हमको, 1। इसका मतलब जब एंगल जब इंक्रीज करेगा 0 से जब 90 की तरफ जब अप्रोच करेगा तो पावर फैक्टर मेरा डिक्रीज होगा और फाइनली कितने पर जाएगा, 0 पर जाके खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये एंगल अगर इंक्रीज करेगा, एक्सेल इंक्रीज करेगा तो एंगल भी इंक्रीज करेगा, और एंगल इंक्रीज करेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा, वो हमारा एंगल कम से कम होना चाहिए, और एंगल कम से कम होने का मतलब ये कि हमारा जो एक्सेल है वो कम होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये तो ये था कि कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड जो होता है वो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि पावर फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से अगर आप डिफाइन करोगे, ये तो थीटा है एंगल, यहाँ से जब आप कॉस थीटा निकालोगे, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ इंपीडेंस एंगल, तो कोसाइन ऑफ इंपीडेंस एंगल क्या हो जाएगा, R/Z। यहां से अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन हमको क्या समझ में आती है कि पावर फैक्टर जो होता है एक्चुअल में दी
कंट्रीब्यूशन ऑफ रेसिस्टिव लोड टू द टोटल लोड इज नोन एज द पावर फैक्टर। कभी भी पावर फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हमको ये नहीं बोलना है कि कोसाइन ऑफ द इम्पीडेंस एंगल इज नोन एज द पावर फैक्टर, ये हमको कभी नहीं बोलना है। हमको हमेशा वहां पर रेशियो के फॉर्मेट में ही उसको डिफाइन करना है, ठीक। ये जो डेफिनेशन है इस इम्पीडेंस एंगल के थ्रू आया है, ठीक। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने अभी जस्ट बताया कि उसका कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर क्या है, इंडक्टिव लोड। इसका मतलब लो पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इंडक्टिव लोड। एक्सएल की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी, थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा लार्ज होगी, और थीटा की वैल्यू अगर लार्ज होगी यानी कि 0 से अगर बढ़ती जाएगी तो पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इंपेडेंस एंगल थीटा जब डिक्रीज करेगा तो कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये कंक्लूजन निकला। और थीटा इंक्रीज कब करेगा, जब हमारा एक्सेल इंक्रीज करेगा। इसका मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक्सेल इंक्रीज किया, थीटा इंक्रीज किया, कॉस थीटा डिक्रीज हुआ, ठीक। अब इसका कॉम्पनसेशन कैसे करेंगे, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तीसरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यूनिटी क्यों डिजर्बल है, हम कि यूनिटी यहाँ पर क्यों बातें करना चाह रहे थे। ये तो इसका रीजन हुआ कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक। तो अगर ये वैल्यू जितनी ज्यादा कम से कम होगी उतना ही थीटा हमारा क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा और पावर फैक्टर मेरा यूनिटी होगा। लेकिन हम फिजिकली तो इसको हटाएंगे नहीं ना। अगर कोई मोटर अगर कनेक्टेड है, वहां पर अगर वाइंडिंग्स है, तो हम उसको फिजिकली नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम उसको टेक्निकली यूनिटी पर लाएंगे जरूर। लेकिन उसके पहले ये समझना है हमको कि हमको पावर फैक्टर यूनिटी क्यों मेंटेन करके रखना है, ठीक। तो उस पर आते हैं अब एकदम बेसिक फॉर्मूले पर आते हैं। बेसिक फॉर्मूला कौन सा, हमें पता है कि एक्टिव पावर जो होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू VI कॉस थीटा। यहाँ पर P क्या है, एक्टिव पावर, V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, और कॉस थीटा क्या है पावर फैक्टर। VI का मतलब हमको पता होता है, VI क्या होता है, S यानी कि अपरेंट पावर, यानी कि P इज इक्वल टू S डॉट कॉस थीटा। यही हुआ। अगर आप इसको देखोगे, आप इसकी यूनिट क्या होती है, KVA, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट। इसका मतलब किलोवाट इज इक्वल टू इसकी यूनिट क्या होती है, KVA डॉट कॉस थीटा। अब यहां से अगर आप देखोगे केवीए जब आप निकालोगे तो केवीए आपके पास क्या निकल के आएगा, किलोवाट डिवाइड बाय कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये, केवीए इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब यहां से देखते हैं, स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर जब एक्सेल की वैल्यू जब इंक्रीज कर रही है, यानी कि जब इंडक्टिव लोड जब हमारा बढ़ रहा है तो थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है, और थीटा जब इंक्रीज कर रहा है तो पावर फैक्टर डिक्रीज कर रहा है। अब पावर फैक्टर जब डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि जब पावर फैक्टर जब डिक्रीज करेगा तो जो केवीए रेटिंग है वो हमारी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर केवीए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा एट यूनिटी पावर फैक्टर की बात करें, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो KW यानी कि किलोवाट इज इक्वल टू क्या होगा, KVA। इसका मतलब अगर 500 किलोवाट का अगर लोड हमारे पास अगर है, 500 किलोवाट का सपोज अगर हमारे पास लोड है, तो उसके लिए 500 केवीए की ही जनरेटर की जरूरत हमको पड़ेगी, उससे ज़्यादा की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं, ये तो यूनिटी पावर फैक्टर का केस था, लेकिन यहीं पर अगर पावर फैक्टर अगर मान लेते हैं हम, पावर फैक्टर कितना है, 0.9 लैग। अगर पावर फैक्टर अगर 0.9 अगर लैग है, तो अब यहाँ पर देखें जो हमारा किलोवाट है, केवीए हमारा कितना निकल के आएगा, केवीए इज इक्वल टू कितना है, KVA इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा जब 0.9 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर आया किलोवाट, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर पावर फैक्टर जब हमने 0.9 लिया तो KVA की रेटिंग कितनी आई, 555.55। इसका मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि 500 किलोवाट के लोड को ही डिलीवर करने के लिए अब हमको जनरेटर की रेटिंग कितनी रखनी पड़ेगी, 555.55 KVA। इसका मतलब जो जनरेटर की रेटिंग है हमको वहां पर बढ़ानी पड़ेगी उतना ही लोड डिलीवर करने के लिए, 500 किलोवाट। तो सेम लोड दो केसेस यहां पर देखिए। पहले केस में क्या कि जब पावर फैक्टर हमारा कितना था, यूनिटी, तो जितना किलोवाट यानी कि जितना हमारा लोड है 500 किलोवाट, उतने ही केवीए की हमको जनरेटर की रेटिंग की जरूरत पड़ रही थी, ठीक। 500 किलोवाट डिलीवर करने के लिए 500 केवीए की जरूरत पड़ी थी। लेकिन दूसरे ही केस में जब हम लोगों ने देखा, जब पावर फैक्टर हमारा लैग हो रहा था 0.9 लैग, तो 0.9 लैग के केस में जो केवीए आ रहा था निकल के इस फॉर्मूले से केवीए निकल के कितना आ रहा था, 555.55, यानी कि वहां पर केवीए रेटिंग इंक्रीज हो गई। तो वहां पर जो पावर डिलीवर करने की कैपेसिटी है वो हमको जनरेटर की इंक्रीज करनी पड़ी सेम लोड के लिए, 500 किलोवाट के लिए। और वो हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज हो गया। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है ये यूनिटी रहे। पावर फैक्टर अगर हमारा यूनिटी रहेगा तो जो किलोवाट और केवीए का जो कोलैबोरेशन है वो एकदम इक्वल आएगा। इसका मतलब उतने ही रेटिंग का हमको जनरेटर की नीड होगी जितना हमको लोड वहां पर सप्लाई करना है। हमको जनरेटर की रेटिंग वहां पर बढ़ानी नहीं पड़ेगी,
ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि वाई यूनिटी पावर फैक्टर इज डिजायरेबल। तो यूनिटी पावर फैक्टर इसीलिए डिजायरेबल है क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर से अगर नीचे अगर पावर फैक्टर गया, 1 से अगर बिलो अगर पावर फैक्टर गया, तो जो जनरेटर की कैपेसिटी होती है वो हमको बढ़ानी पड़ती है सेम लोड को पावर डिलीवर करने के लिए। ठीक, तो ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है। अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। जो चौथा क्वेश्चन था कि अब ये तो ठीक है, अब हमारे पास मर्ज तो हमको पता चल गया, उसका इलाज भी होना चाहिए। तो उसका इलाज ये है हमारे पास कि हम अब क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे करेंगे। अगर हमारा कहीं पर अगर पावर फैक्टर अगर लैग कर रहा है तो हमको उसको इंप्रूव कैसे करना है, तो उसका मेथड अब यहां पर देखते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि हम पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, यहां पर जो इंपेडेंस ट्रायंगल बना हुआ है इसी पे फोकस करते हैं। इस इंपेडेंस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां पर ध्यान दिया जाए, एक्सल का जो नेचर होता है पॉजिटिव, ठीक है, और जो एक्सी का नेचर होता है नेगेटिव। एक्सी का रिप्रेजेंटेशन नीचे करते हैं नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर। तो अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर अगर हम ऐड कर देते हैं, कैपेसिटर अगर हमने ऐड कर दिया, ठीक, इंटेंशनली हमने यहाँ पर इंटेंशनली ऐड किया, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फिजिकली इस चीज को हटा नहीं सकते। जो हमारा इंडक्टिव लोड वहाँ पर कनेक्टेड है हम उसको फिजिकली हटा नहीं सकते, लेकिन हम टेक्निकली कुछ और तो कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो हमको इसको रिड्यूस करनी है, क्योंकि ये जब रिड्यूस करेंगे तो ये भी हमारा रिड्यूस होगा, और ये जब रिड्यूस होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। ठीक, सीधा एकदम लॉजिक है। तो अगर हमने यहाँ पर कैपेसिटर अगर ऐड कर दिया तो अब इसकी ओवरऑल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि पहले अगर एक्सेल था, अब हमने यहाँ पर नेगेटिव एक्सी यहाँ पर यानी कि कैपेसिटर अगर हमने ऐड कर दिया तो अब इसकी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी। अब अगर एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो थीटा भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और थीटा जब डिक्रीज होगा तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमको कितना अमाउंट का यहाँ पर रखना है एक्सी कि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। ठीक है, जैसे अगर किसी फैक्ट्री में अगर 0.7 पावर फैक्टर अगर लैग है तो हमको इसको अगर 0.9 पर ले जाना है, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग कितने कैपेसिटर की हमको रेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो एक कैलकुलेशन होता है। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करके इजीली हम पता कर सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये, अगर हमको यूनिटी पर अगर ले जाना है तो एक्सएल और एक्सी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि एक्सएल और एक्सी जब इक्वल होगा तो ये कितना होगा, ओवरऑल इसका वैल्यू कितना होगा, 0। 0 का मतलब ये लाइन हमारी इस पे सबमर्ज हो जाएगी, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब पावर फैक्टर कितना आएगा, 1। यानी कि हमने फिजिकली जो इंडक्टिव लोड था उसको हमने हटाया नहीं, लेकिन हमने लॉजिकली यहाँ पर क्या किया, कैपेसिटर ऐड करके यहाँ पर पावर फैक्टर हमने इंप्रूव कर दिया। ठीक, अब पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कितने केवीए की कैपेसिटर की रेटिंग की जरूरत पड़ती है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपेसिटर रेटिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके लिए, कि कितने केवीएआर का कैपेसिटर हमको, केवीएआर क्या है, जो कैपेसिटर है कितने केवीएआर का कनेक्ट करेंगे कि उतना वो रिएक्टिव पावर कॉम्पनसेट करे पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। ठीक, तो जो कैपेसिटर बैंक होती है उसकी रेटिंग है रेटिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक, क्योंकि केवीएआर इसलिए क्योंकि केवीएआर यूनिट किसकी होती है, रिएक्टिव पावर की, और जो कैपेसिटर होता है यहाँ पर क्या करता है, रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, जो हमारा पावर फैक्टर उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो θ1 है, θ1 एक्चुअली में कौन सा एंगल है, प्रीवियस पावर फैक्टर एंगल बोले या इंपीडेंस एंगल बोले, वो क्या है, सेम। और θ2 जो है वो क्या है, डिजायरेबल, यानी कि हम उसको कितने पे लाना चाह रहे हैं, वो वाला पावर फैक्टर एंगल। तो θ2 क्या है, डिजायरेबल पावर फैक्टर एंगल। ठीक, अब इसको समझते हैं कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये लिया, P वहाँ पर डिफाइंड है कि एक्टिव लोड कितना है, सपोज 50 किलोवाट। ठीक है, और वहां पर जो पावर फैक्टर है वो कितना दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.7 लैग। ठीक, 0.7 लैग, और उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पावर फैक्टर इंप्रूव करना है हमको यहाँ पर, और उसको ले जाना है कितने पर, 0.7 को कितने पर ले जाना है, सपोज 0.95। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि P हमारे पास दिया हुआ है, पावर फैक्टर हमारे पास पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में 0.7 लैग है, और उसको ले जाना है 0.95 पर। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ये हमारा पावर फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब cos θ1 हमारा कितना दिया हुआ है, 0.7, तो θ1 हमारा यहाँ से निकल जाएगा cos इनवर्स 0.7 से। ठीक, उसके बाद जो θ2 हमारा दिया हुआ है यानी कि डिजायरेबल वैल्यू, वो कितनी दी हुई है, वो हमारी दी हुई है 0.95, तो θ2 यहाँ से हमारा निकल जाएगा cos इनवर्स 0.95। तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको 45 डिग्री 0.57, ये आपका पहले का
पावर फैक्टर एंगल है। अभी जो पावर फैक्टर एंगल है जो कि डिजायरेबल है, जो कि हमको चाहिए 18.19 डिग्री। तो सिंपल हमने क्या किया है यहाँ पर, बस पावर फैक्टर जो हमारा दिया हुआ था उसी से हमने क्या निकाल लिया, एंगल्स, पावर फैक्टर एंगल्स। अब इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, P हमारा दिया हुआ है 50 किलोवाट, उसके बाद tan थीटा वन अभी जस्ट निकाला, कितना आया ये 45.57, और थीटा टू भी हमारा में निकल गया यहाँ पर से 18.19 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर बैंक की रेटिंग निकल जाएगी kVAR में, कि कितने kVAR कैपेसिटर की हमको रिक्वायरमेंट होगी पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। तो कहने का मतलब ये पावर फैक्टर जो होता है ये बहुत ही कंसर्न होता है इंडस्ट्रीज के लिए भी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कहीं भी इंडस्ट्रीज में जब कोई ऑडिट के लिए जाता है तो वहाँ पर जब पावर फैक्टर जब मेजर करता है तो वो यही चेक करता है कि वहाँ पर एक्चुअल में एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर कितना है और उसको ले कितने जाने पर है, डिजायरेबल कितना है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब प्रोसेस वहाँ पर फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब कि जो पावर फैक्टर हो एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल से मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जो पावर फैक्टर हो क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेसिस्टिव लोड टू द टोटल लोड। और ये यूनिटी क्यों होना चाहिए, क्योंकि यूनिटी अगर रहेगा तभी जाके जो हमारा जनरेटर है उतने ही रेटिंग की हमको रिक्वायर होगी, उतना पावर सप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर पावर फैक्टर अगर बिलो अगर गया बन के तो हमारा अननेसेसरी हमको क्या करना पड़ेगा, जनरेटर की रेटिंग हमको इंप्रूव करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उतना ही लोड हमको सप्लाई करना पड़े। तो यहाँ पर जनरेटर की कैपेसिटी हमको अननेसेसरी हमको इंक्रीज करनी पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ पावर फैक्टर लो होने के कारण, ठीक है। तो उसको पावर फैक्टर यूनिटी पर लाने के लिए या किसी भी डिजायरेबल पावर फैक्टर पर लाने के लिए हम लोग सिंपल वहां पर करते हैं कैपेसिटर एडिशन करते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने बताया कि जो हमारा लोड है इंडक्टिव लोड, हम उसको फिजिकली नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर लॉजिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं बाय एडिंग कैपेसिटर ऑफ सुटेबल वैल्यू। और वो वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस सिंपल फॉर्मूले से, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई अगर इसमें डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।